आइए आज फिर से हम जानते हैं साइकोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को। आज पढ़ने जा रहे हैं हम बायोलॉजिकल्स और फिजिकल्स डिटर्मिनेंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैविक निर्धारक। जैविक निर्धारक को शारीरिक निर्धारक भी कहा जाता है। वैसे कारक या निर्धारक जो आनुवांशिक होते हैं, जो जन्म से पहले ही माता पिता के द्वारा व्यक्ति में स्थान किए जाते हैं। ऐसे कारक व्यक्तित्व विकास के लिए जिम्मेवार होते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, वो 3 हैं। तो जानते वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला है शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा पॉइंट क्या है, तो शारीरिक रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथि। तीसरा क्या है, स्नायु मंडल। तो आइए पहला पॉइंट को थोड़ा डिटेल से जानें। शारीरिक संरचना किसे कहते हैं, ठीक है। शारीरिक संरचना उसे कहते हैं जिसे शारीरिक कद, रंग जो व्यक्तियों में सम्मिलित होते हैं, जिस व्यक्तियों का शारीरिक संरचना सुडौल होता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। व्यक्ति के शारीरिक संरचना से संबंधित सभी गुण आनुवांशिक होते हैं। जैसे लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं, नाटे माता पिता के बच्चे भी नाटे होते हैं, और गोरे माता पिता के बच्चे भी प्रायः गोरे ही देखने को मिलता है। कभी कभी बच्चे अपने माता पिता से ना मिलकर अपने पूर्वजों के सिलगुण से मिलते हैं, उसे ही शारीरिक संरचना या शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। देखते हैं हमारे घर में अगर कोई बच्चा आता है तो देखा जाता है कि अरे ये अपने पापा पे मिल रहा है, अरे ये अपने दादा पे, अरे ये अपने फूफी पे मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो बच्चे किसी ना किसी के फैमिली में मैच करते हैं, उसे ही शारीरिक संरचना कहा जाता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो कि है शारीरिक रसायन। शारीरिक रसायन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया खासकर बच्चों में होती है। छोटे बच्चों के सामने जब कोई व्यक्ति जाता है तो वह इस तरह से हाथ पैर फेंकता है जैसे कि वो उसे गोद में उठाने के लिए आ रहा है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति कभी अति सक्रिय तो कभी निष्क्रिय हो जाता है। इसका मुख्य कारण व्यक्ति के शरीर में रसायन ग्रंथि जिम्मेवार होते हैं। वो रसायन ग्रंथि कौन से है, तो वो रसायन ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बहिस्रवी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रवी ग्रंथि। तो इसे भी जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में। बहिस्रवी ग्रंथि का महत्व क्या है, ठीक है। व्यक्ति के लिए बहुत ही कम होता है क्योंकि इसका स्राव शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि यूरिन देखते हैं, पसीना देखते हैं, ये बहिस्रवी ग्रंथि होता है, उसी के अंतर्गत सम्मिलित होता है। और अंतःस्रवी ग्रंथि किसे कहते हैं? जो हमारे खून में मिल जाते हैं, जो खून में मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे ही अंतःस्रवी ग्रंथि कहा जाता है। कुछ पॉइंट है जो कि अभी बताने जा रहे हैं। अगला पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है पीयूष ग्रंथि। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है एड्रिनल ग्रंथि। तीसरा पॉइंट है कंठ ग्रंथि। चौथा पॉइंट है उपकंठ ग्रंथि। और 5वां है पैनक्रियाज ग्रंथि। और 6ठा यौन ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये अगर बचपन में यह हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो देखते हैं बच्चे अधिक लंबे हो जाते हैं। जी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को थोड़ा डिटेल्स से जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि का स्थान वृक्क के ऊपर है। एड्रिनल ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से भाग है, तो आइए जानते हैं।
बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो एड्रिनल वॉल्कुट कहा जाता है और भीतरी भाग को एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। एड्रिनल मेडुला के अंतर्गत दो बिंदु महत्वपूर्ण आते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एड्रीनालिन है और दूसरा नॉर एड्रीनालिन है। तीसरा पॉइंट कौन से है? तो कंठ ग्रंथि है। कंठ ग्रंथि को क्या कहा जाता है? कंठ ग्रंथि को थायरॉक्सिन कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को थोड़ा डिटेल से और जानते हैं। इस हार्मोन द्वारा शरीर का विकास बहुत हद तक प्रभावित होता है। बचपन में थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने पर व्यक्ति बौना हो जाता है। तो इसे ध्यानपूर्वक आप आगे पढ़ें और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उपकंठ ग्रंथि को जानते हैं। उपकंठ ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो स्थान कंठ ग्रंथि के ऊपर बगल में होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 1 ग्राम का होता है। उपकंठ ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो पार्थॉर्मोन ग्रंथि कहा जाता है। इसके खून में मिलने से कैल्शियम या फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारण होता है। इसकी मदद से तंत्रिका सक्रिय रहता है, अन्यथा स्थिर पड़ जाता है। पैनक्रियाज ग्रंथि को भी थोड़ा डिटेल्स से जानते हैं। इसका स्थान कहाँ होता है? तो आमाशय के नीचे होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर में इसके 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन हैं? पहला है बीटा कोशिकाओं। पैनक्रियाज ग्रंथि के बारे ही जान रहे हैं। तो बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन को ग्लूकोजेन की संज्ञा दी जाती है। इन दोनों तरह की हार्मोन्स में से इंसुलिन का महत्व अधिक होता है। रक्त में चीनी की मात्रा इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होता है। पैनक्रियाज से उचित मात्रा में इंसुलिन निकलने पर रक्त में चीनी की मात्रा का ऑक्सीकरण हो पाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? तो पैनक्रियाज ग्रंथि कहा जाता है। आइए छठा पॉइंट को जानते हैं, जो कि है कौन सी पॉइंट? वो है यौन ग्रंथि। यौन ग्रंथि, महिलाओं की यौन ग्रंथि को डिंबु ग्रंथि कहते हैं और पुरुष की यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि कहा जाता है। अब नेक्स्ट और अंतिम सी को देखते हैं, स्नेयुमंडल। स्नेयुमंडल है क्या? व्यक्तियों के जैविक निर्धारक में स्नेयुमंडल का महत्वपूर्ण प्रमुख स्थान है। मनोवैज्ञानिकों को विश्वास है कि जिन व्यक्तियों या स्नेयुमंडल अधिक विकसित होता है तथा जटिल होता है, उसकी बुद्धि अधिक होती है एवं उसमें परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता भी अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिक शील गुण का विकास तेजी से होता है। और जटिल अवस्थाओं में लेते इसके विपरीत अवस्था में व्यक्ति कम बुद्धि का होता है तथा उसकी समायोजन क्षमता भी कम होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्नेयुमंडल द्वारा भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसी प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और जैविक निर्धारक को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।